और आज की अहम खबर असम से, जहां सभी सरकारी मदरसों को बंद करने का फैसला लिया गया है। इन मदरसों को स्कूलों में तब्दील कर दिया जाएगा। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया है कि प्रदेश सरकार के पैसे से चलने वाले मदरसों को स्कूलों में तब्दील किया जाएगा। कुछ स्कूलों के शिक्षकों को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जबकि और मदरसों को बंद भी किया जा सकता है, बंद कर दिया जाएगा। और इस बारे में नवंबर महीने में एक नोटिफिकेशन सरकार जारी कर देगी। तो आपको बता दें कि असम में बड़ा फैसला लिया गया है और शिक्षा मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि सरकार ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो धार्मिक शिक्षा अपने फंड से लोगों को दे, और इसलिए यह फैसला लिया गया है कि सरकारी खर्चे पर चलने वाले जितने भी मदरसे थे उन्हें बंद कर दिया जाएगा। We are preparing our notification. Assam has the unique distinction of running madrasa through the government funding. In my knowledge, Government of West Bengal runs madrasa on the state funding, as well as probably one or two states they run the madrasa under the state funding. What we are trying to do that all these madrasas will be converted to a normal regular school, or in some cases the teachers will be transferred to normal regular schools and madrasas will be closed. So government will come out with this notification in the month of November. तो शिक्षा मंत्री असम के हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ किया कि सरकारी खर्च पे मदरसों को नहीं चलाया जा सकता, इसे बंद करना होगा। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा के लिए। ऋतुबरन शर्मा है हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, शुभांकर भट्टाचार्य टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही मौलाना मुफ्ती मंजूर ज़ेबई हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो चेयरमैन हैं फैजानी रजा के। सबसे पहले मौलाना मुफ्ती, आप ही के पास हम आना चाहेंगे, एक प्रतिक्रिया ये दीजिए, ये बताइए कि ये जो फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से कि मदरसों को बंद किया जाएगा सरकारी खर्च पे जो चल रहे हैं, इसके पीछे मंशा क्या लगती है आपको? मोहतरमा, दो बातें सामने आ रही हैं कि ये मसला फरवरी से शर्मा जी ने उठाया था, और हेमंत जी ने जब फरवरी में बातें की थी उस वक्त दो बातें रखी गई थी। पहली बात तो ये थी कि 641 मदरसे के साथ साथ 100 से ज्यादा संस्कृत स्थान जितने हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन सामने जब बात आई कि भाई जब धार्मिक चीजें आप हुकूमत के पैसे से नहीं चला सकते हैं, तो दो बातें और भी सामने आएंगी। मोहतरमा, हमारे पैनलिस्ट बड़े जिम्मेदारान तरीके से सुन रहे हैं, क्या इन बातों को उन्होंने गौर किया है कि फंडिंग आने वाले, मंदिर से हजारों करोड़ों रुपए फंड आते हैं गवर्नमेंट को, मस्जिद से मदरसे से हजारों करोड़ों रुपए फंड आते हैं, वक्फ की इमलाक से हजारों करोड़ रुपए गवर्नमेंट को जाते हैं। तो क्या इस बात की, इसके बारे में उन्होंने सोचा है कभी कि अगर गवर्नमेंट को फंड मदरसा या वक्फ दे रहा है, अल्लाह की जमीनें उनको दे रही हैं, तो या भगवान या खुदा या गॉड, मैं धार्मिक चीजों पर नहीं जाना चाहता हूं, सिर्फ मुसलमानों की वकालत नहीं करूंगा, की बात कीजिए जी। मदरसे की सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि जहां जहां पर गवर्नमेंट इस तरीके के पैसे देती है, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से इजाजत के साथ देती है और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री इनको पैसे देती, फराहम करती या नहीं करती है? दो बातें। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि शिक्षा जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है और स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो शिक्षा के प्रति जो है अपनी जवाबदेही को पूरी करे। अब आप बताइए ऋतुबरन जी, इतने जो इसकी टाइमिंग है, ठीक 2021 से पहले, चुनाव में जाने से पहले, ये जो टाइमिंग है इस पर तो सवाल उठ रहे हैं कि अभी ये फैसला आप लोगों ने क्यों लिया? अगर पहले ये फैसला लेना था कि धार्मिक शिक्षा नहीं देनी है तो ये फैसला पहले लिया जा सकता था। देखिए, इस फैसले से चुनाव या चुनाव के साथ कोई संबंध नहीं है। असम सरकार का यह स्पष्ट मत रहा है कि सरकारी पैसे से, यानी कि जनता की गाढ़ी कमाई से जो टैक्स इकट्ठा होता है, उस टैक्सों के पैसे से चलने वाले कोई भी शिक्षा संस्थान जहां पर धर्मीय शिक्षा दी जाती हो, वो चाहे मदरसा हो, वो चाहे संस्कृत बोर्ड हो, तो ये जो है ये बंद करने का फैसला ये 1-2 दिन में लिया गया फैसला नहीं है। ये 5-6 पहले लिया, 4-5 महीने पहले लिया गया फैसला है, क्योंकि हमारा प्रायोरिटी चेंज हो गया था ड्यू टू कोविड, और हम चाह रहे थे कि सरकारी जो व्यवस्था है, सरकारी जो मैनेजमेंट है शिक्षा संबंधी, उसमें ऋतुबरन जी, आपके कैबिनेट मिनिस्टर को हमने सुना है, कहीं पर भी उसमें कोविड का जिक्र तो नहीं है। 4-5 महीने पहले ही आपने ये फैसला लिया है, यानी इसी साल फैसला लिया है, तो सीधे तौर पे बताइए ना, क्या ये इलेक्शन के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है? इलेक्शन से इसका क्या लेना देना है, मुझे बताइए। हम चाहते हैं कि जो धर्मीय शिक्षा के नाम पे कुछ मदरसों पे कट्टरता परोसी जाती है,
हम चाहते हैं कि दूर दराज इलाकों में जो मदरसा है वहां पर भी जो मैनेजमेंट जो है, सरकारी मैनेजमेंट वहां नहीं पहुंच पाती है। अब वहां क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मॉनिटरिंग सही ढंग से नहीं हो रहा है, सरकारी नियमों का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। और ये चलिए ठीक है, आप मानते हैं कि ये सरकार का अधिकार है कि वो देखे कि अपने फंड को वो कहाँ एलोकेट करना चाहती है। शुभंकर भट्टाचार्य जी, आप बताइए, टीएमसी का इस पे स्टैंड क्या है और आप इस फैसले को किस तरह से लेते हैं? चुनाव में आपका भी बड़ा स्टेक होगा इस बार इलेक्शन में, असम में, बंगाल में भी चुनाव है। ये जो बीजेपी गवर्नमेंट का जो डिसीजन है, इस पर स्टैंड क्या है आपकी पार्टी का? देखिए, मैं थोड़ा सा इससे सरप्राइज हूँ। सरप्राइज इस वजह से हूँ कि फिर माइनॉरिटी डेवलपमेंट का क्या रोल क्या रह जाता है। हमारे पास माइनॉरिटी डेवलपमेंट मिनिस्ट्री करेगी क्या? उसकी जो फंड माइनॉरिटी डेवलपमेंट फंड है उसको बेसिकली फिर हम किस इस्तेमाल पर रख रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि भाई मदरसों को, बहुत एक अच्छी बात, मैंने पूरा उनका स्टेटमेंट पढ़ा तो उन्होंने कहा कि भाई अगर हम कुरान अगर हम पढ़ाते हैं तो उसके साथ तो हमको बाइबल और आपके दूसरे धार्मिक किताबों के लिए भी आपको बनाना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए मेरे हिसाब से कि इट शुड बी इंक्लूसिव। रिलीजियस स्टडीज, एक्चुअली धर्म जो है ना वो बेसिकली हमें डिसिप्लिन ऑफ लाइफ देती है। इस बात को समझना बहुत जरूरी। अब चक्कर क्या है कि जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं कि भाई माइनॉरिटी फंड से आने वाली चीजें, एक तरफ तो पिछले साल अगर आपको याद हो तो मोदी जी ने ही एक वजीफे का भी उन्होंने शुभंकर जी, आपको लगता है कि ये इलेक्शन में पोलराइज करने के लिए फैसला लिया है बीजेपी गवर्नमेंट ने? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सामने बंगाल का इलेक्शन है और आसाम हमारा नेबरिंग स्टेट है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आसाम में बंगाल के जो लोग वहां पे बंगाल में जो बसे हुए हैं उनके काफी, उनके जो आत्मीय हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं वो आसाम में भी बसे हुए हैं। तो नेचुरली इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा और ये जितने भी इस समय डिसीजंस आ रहे हैं उसी के मद्देनजर आ रहे हैं। ऋतुबरन जी, क्या कहेंगे आप? सीधे तौर पे ये आरोप है कि आप पोलराइज करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए ये फैसला आपने लिया है। देखिए, असम में भी चुनाव होने जा रहा है अगले साल अप्रैल मई महीने में, और असम में बीजेपी दोबारा सरकार पे आ रही है। वो कोई हमें किसी चुनावी हथकंडे की हमें कोई जरूरत नहीं है। हमने 4.5 सालों में ये ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क्स किए हैं जिसके बिना पर पूरे असम के अंदर ये देखा जाता है बाकी सरकारों में कि जब चुनाव के समय आते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी वेव रहता है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ असम इलेक्शन सरकार के प्रति समर्थन है, एक प्रो इनकम्बेंसी है। हमें ये चुनाव के साथ इसको जोड़ना ही नहीं चाहिए। हम चाहते हैं भारत के हर नागरिक जो है वो एक सम्मानीय भारत के नागरिक के हिसाब से वो अपने जीवन निर्वाह करे। हम आप कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से एनआरसी को आपने हैंडल किया उसी तरह से इस फैसले को भी हैंडल कर लेंगे। शुभंकर जी, आप क्या कहेंगे? एनआरसी तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होने वाला ये सारा ये व्यवस्था है। ये सरकार का अपना पक्ष है, वो अपना पक्ष रखेगी सुप्रीम कोर्ट में। एनआरसी में अपना कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो एनआरसी सामने आया हुआ है ये एनआरसी के लेके हम संतुष्ट नहीं है और सुप्रीम कोर्ट पे हमने अपनी बात रखी है। जी जी, शुभंकर जी, लेकिन हर चीज को चुनाव के साथ जोड़ना। मैं ऋतुबरन जी से थोड़ा सा पूछना चाहूंगा। पहले तो ये कि ये हिमंत बिश्व शर्मा जी वही है ना जो 2019 में शायद वो जय बांग्लादेश कहने की वजह से कॉटन यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इनके ऊपर एफआईआर किया था। शायद वही है जो 2014 में मुकुल राय जी के साथ वो शारदा स्कैम घोटाले में उनका नाम आने की वजह से ये बीजेपी में चले गए थे। मैं ठीक से याद नहीं आ पा रहा है, वही है शायद। भाई साहब, ये एलिगेशंस है। शुभंकर जी, लेकिन फैसला तो सिर्फ हेमंत बिस्वा शर्मा का नहीं होगा, ये सरकार का फैसला है। क्यों कर रहे हैं? फैसला सरकार का है। मौलाना मुफ्ती जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, ऋतु जी ये कह रहे हैं कि कहीं से भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी और सही ढंग से फंड को एलोकेट करने के लिए ये फैसला लिया गया है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस देश में मदरसों ने मुल्क की आज़ादी के लिए इतने बड़े योगदान दिए हैं और मुल्क के अंदर में मदारिस इस्लामिया अगर चलते हैं तो इसमें 2 फायदे मिल रहे हैं मुल्क को। एक तो ये है कि दुनिया भर में ये हमारी मिसाल अपने आप में पेश की जाती है, लेकिन अगर इस तरीके की बातें सामने रखी जाएंगी तो कहीं ना कहीं एक समुदाय को दिल को तकलीफ पहुंचेगी और ये तकलीफ पहुंचने वाली बात है। वजह यह है कि आप बात करते हैं एक समुदाय की और दूसरे समुदाय के बारे में जब आप कहते हैं तो वहां पर ये कहते हैं कि नहीं हम उसके बारे में सोचेंगे। ये 100 संस्थान जो संस्कृत संस्थान चलते हैं उसको बंद करने के बारे में आपने इस बारे में नहीं कहा। साहब, आप एक बारे में बात करते हैं, दूसरे बारे में क्यों नहीं करते हैं? ये क्या दिल को तकलीफ पहुंचाने वाली बात नहीं है? इनको शर्मा जी को इस पर समझना होगा और वहां आसाम गवर्नमेंट को इस पर तवज्जो देनी होगी। आपको मैं बताऊं कि मदारिस इस्लामिया मदारिस में 14% से ज्यादा हिंदू भाई भी पढ़ा करते हैं।
उसमें आप इस बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं कि मुल्क के ताने बाने को आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ये क्या रितु जी- तमाशा बना रखा है? रितु जी, साहब, इस एक बारे में क्विक फर्क रिएक्शन करते हैं। दीजिए। उनका कहना है कि ये सेंटिमेंट्स को चोट पहुंचाने के लिए फैसला लिया गया है। ये इनकी सोच तो वही है ना। देखो, एक समय ऐसा था कि इस देश के अंदर लोग ये कहते थे कि सूरज जो है पश्चिम से उग सकता है लेकिन कश्मीर से 370 नहीं जा सकते। तो एक जो पुराना सोच, जो उस सोच को लेकर हम कहां तक आगे बढ़ेंगे? अब हम चांद तक पहुंच गए। हम चाहते हैं हमारे मुस्लिम भाई बहन जो है वो भी आधुनिक शिक्षा से शिक्षित हो, मानव संपद जो है देश का वो विकसित हो, और हम सबको मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। कहां मदरसा बंद हो रहा है? मदरसा बंद हो रहा है, वो बच्चे मेन स्ट्रीम में आएंगे, स्कूल बंद नहीं हो रहा है, केवल सरकारी स्कूल में वो खर्चा नहीं एमालगेमेट किया जाएगा नजदीकी स्कूलों में। बच्चों को सही तरीके से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये सभी बच्चे हमारे बच्चे, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं। मौलाना मुफ्ती जी, रितु जी का कहना है हम चांद तक पहुंच गए हैं, हमें मॉडर्न एजुकेशन की जरूरत है, हमें रिलीजियस एजुकेशन की जरूरत नहीं है। हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर, सुनिए भाई साहब, सुन लीजिए मोहतरमा, सुनिए, इनको सुनने के लिए थोड़ा सा मजबूर कीजिए, कम से कम सुने भी। लोग शिक्षित हो। आपने हमारे प्रधानमंत्री की बातों को गौर से नहीं सुना है। मैं प्रधानमंत्री के साथ मैंने खुद मुलाकात की है, मेरी गुफ्तगू प्रधानमंत्री के साथ में भी हुई है, और प्रधानमंत्री ने पूरे देश को आश्वासन दिया है कि एक हाथ में कुरान होगा तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर होगा। मैं इसकी पूरी हिमायत करता हूं, लेकिन आप मदरसे को बंद करवा करके कैसे करवाएंगे? एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। इस बारे में आपने सोचा? आप हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो कि बहुत ही शक्तिशाली प्राइम मिनिस्टर है, आप उनकी मुखालफत कर रहे हैं। आप ये कहते हैं कि आप इस तरीके की हरकतें करके मजबूत करेंगे। केवल एक धर्म से क्यों जोड़ रहे हो बार बार? अरे साहब, मदरसे को आपने क्या समझा है? साहब, मदरसे को आपने क्या समझा है? वहां पर अगर दीनी तालीम दी जाती है तो एनसीईआरटी की बुकें दी जा रही है। हम चाहते नहीं रितु जी, अगर आप ये कह रहे हैं इसमें हिंदू मुस्लिम करने की बात नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन से जोड़ के इसे नहीं देखना चाहिए, तो एक कोई वैलिड पॉइंट बताइए कि क्यों मदरसों को बंद किया जा रहा है? क्योंकि अगर मौलाना मुफ्ती जी कह रहे हैं कि कई अच्छे काम होते हैं वहां पर, कई हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं, मैट्रिकुलेशन की तरह ही वहां से डिग्रियां दी जाती हैं, तो फिर अचानक से इसे बंद करने की क्यों जरूरत आन पड़ी है? नहीं, बंद का मतलब ऐसा है, देखो आप, जो यहाँ पे असम के अंदर मुश्किलन 140-85 ऐसे मदरसे है। अब उन पे अंदर कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल ही नहीं है। उनका जो मैनेजमेंट है, पैसा तो सरकार से लेती है, लेकिन उस मैनेजमेंट के अंदर इतनी सारी खामियां हैं। ये सारे चीज को ठीक ठाक करके एक पूरा मेन स्ट्रीम में उनको भी लाया जाए। ऐसे बहुत सारे मदरसे पाए गए हैं जहां पे उसको ठीक कीजिए ना। अगर कहीं गलतियां हैं, खामियां हैं, तो क्या उस संस्थान को बंद कर दिया जाए? कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा है। वो बच्चे जो है वो मेन स्ट्रीम स्कूल में खामियां क्या है रितु जी? खामियां क्या है ये तो बताइए, क्योंकि सिर्फ जो सरकारी खर्चे पे मदरसे चलेंगे उन्हें ही बंद करने का फैसला आपने लिया है, बाकी मदरसे तो नहीं बंद होंगे। खामियां क्या है? देखिए, गवर्नमेंट अपने पैसे से जो मदरसा चला रही है उसी के ऊपर उसका कंट्रोल है। जो प्राइवेट मदरसा है उसमें तो हमारा कंट्रोल है ही नहीं। तो जो चाहे वहां जाके अपना धर्म की शिक्षा ले सकता है। आप उस पर भी कंट्रोल करते साहब। तो इसलिए आपने ये प्लान आपका है कि जितने पूरे मुल्क के अंदर में जितने भी मदारिस से मुल्क गवर्नमेंट से एफिलिएटेड हैं उनको बंद कर देंगे आप। और सारे मौलाना मुफ्ती जी, लेकिन सरकारी फंड की जो जरूरत आप बता रहे हैं वो किस लिए है, वो भी यहाँ क्लियर करना बहुत जरूरी है कि फंडिंग की जरूरत मदरसों को सरकार से है सिर्फ इसलिए कि आपको ये लग रहा है कि माइनॉरिटी होने के नाते आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, या फिर एक कोई प्रैक्टिकल ग्राउंड है, बड़ा ग्राउंड है, वो यहाँ पर आप जरूर बताएं। दो बातें हैं। अगर हमारे भाई साहब ने जो आसाम के अंदर में 641 मदरसे को बंद करने की बात कही है, उसमें 3 से 4 करोड़ रुपए का फंड साल का जाता है। भाई साहब ये क्यों नहीं बताते हैं? संस्कृत स्थान जितने वहां पर संस्थान है, वहां पर 100 से ज्यादा हैं, उसमें 1 से सवा करोड़ रुपए वहां पर भी जाता है। जी। आपने एक इदारे को बंद करने, एक समुदाय के इदारे को बंद करने की बात सोच करके बाद में आपने फरवरी में कहा था कि हम दोनों चीजों को बंद करेंगे, और आज आप करते हैं तो एक चीज को बंद करते हैं। तो क्या इससे सेंटिमेंट हट नहीं होता है? दूसरा एक मौजूद मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ आसाम इस बारे में बहुत ही, चलिए ऋतुवरण जी जल्दी से क्विक रिएक्शन, क्या इस पे कोई एक जी किस तरह से इसे लागू करेंगे, सबको सेंटिमेंट्स का ख्याल रखते हुए इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अरबी जो है हमारी संस्कृति नहीं है, लेकिन संस्कृत तो अपने देश की सभी भाषा की जननी है। तो संस्कृत और अरबी को एक ही क्लियर चलिए वक्त की कमी है हमारे पास। शुक्रिया ऋतुवरण जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, शुभांकर जी आपका भी शुक्रिया, और मौलाना मुफ्ती आपका भी शुक्रिया। असम में जो ये अहम फैसला लिया गया है कि मदरसों को जो सरकारी खर्च दिए जाते थे उसे बंद किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।